हेलो, नमस्ते मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, लंबे ब्रेक पर था, लेकिन फाइनली कमबैक हो गया, किसी कारणों की वजह से था। और आज हम जानेंगे इटली के राजनीतिक एकीकरण के बारे में। इटली का क्या होता है? एकीकरण होता है, मतलब छोटे छोटे राज्य बन मिलकर एकीकृत होकर एक इटली नामक बड़े देश का निर्माण होता है। इस एकीकरण से पूर्व की परिस्थिति भी जानेंगे, एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे, और एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई उसके बारे में, और किन किन विद्वानों ने, दार्शनिकों ने इसमें एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके बारे में जानेंगे। इटली के एकीकरण के बारे में संपूर्ण जानेंगे। तो चलिए, इटली का एकीकरण होता है यानी छोटे छोटे राज्य मिलकर है, तो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है? इटली का एकीकरण। तो छोटे छोटे कौन से राज्य हैं, कैसे मिलते हैं, फिर एकीकरण होता है, कब होता है, वो भी आप जानेंगे। नेपोलियन की विजय ने जिस प्रकार जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला तैयार की, उस तरह का प्रभाव इटली के राज्यों पर भी पड़ा। जब नेपोलियन ने विजय की, ठीक उसी प्रकार जब नेपोलियन की विजय यात्राओं का प्रभाव जब जर्मनी पर पड़ा, ठीक उसी प्रकार नेपोलियन की विजय यात्राओं का प्रभाव इटली पर भी पड़ा, जिससे इटली के निवासी, जो अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के निवासी, इटली का एकीकरण और इटली को एक देश बनाने के लिए प्रेरित हुए। किससे? नेपोलियन की विजय यात्राओं से प्रभावित हुए, उसका प्रभाव बढ़ा। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नेपोलियन की विजय का प्रभाव इटली जर्मनी के एकीकरण पर जरूर पड़ा था, लेकिन उसने विजय यात्रा इन राज्यों के एकीकरण को लेकर नहीं की थी। नेपोलियन ने विजय यात्रा ये सोच के नहीं की थी कि इन राज्यों का एकीकरण, उसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, उसने अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए, अपना सम्राट बनने के लिए वो विजय यात्राएं की, और उन्हीं विजय यात्राओं की प्रभाव है वो जर्मनी के एकीकरण में भी पड़ा, जिससे जर्मनी का एकीकरण हुआ, और इटली पर भी पड़ा, जिससे इटली का एकीकरण हुआ। वह यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर यूरोप की राजनीति में कोई विरोधी देश नहीं लाना चाहता था। ये तो विजय यात्रा एक स्वाभाविक परिणाम था, और नेपोलियन नहीं चाहता था यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर और हमारे सामने कोई विरोधी देश यूरोप में खड़ा हो सके, और ऐसा बड़ा देश खड़ा हो सके, तो वो नहीं चाहता नेपोलियन। उसने अपने ये जो विजय यात्रा की थी, वो अपने गौरव को बढ़ाने के लिए, ख्याति बढ़ाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए वो विजय यात्रा की थी, और वो एक स्वाभाविक परिणाम था। फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन की विजय ने वास्तव में राजनीति को आलसीन महलों से बाहर निकालकर सड़कों पर चर्चा का विषय बना दिया। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका भी इटली के एकीकरण पर प्रभाव पड़ा, तभी एकीकरण हुआ। इटली और नेपोलियन की विजय, इन दोनों की जब उन दोनों का प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति का और नेपोलियन की विजय यात्राओं का, तब इटली वासियों को महलों से बाहर निकलकर अपने देश, एक इटली नामक देश को बनाने के लिए महलों से बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा। तो ये सड़कों पर उतरने का जो प्रेरणा है, वो उनको कहाँ से मिली? फ्रांस की क्रांति से और नेपोलियन की विजय यात्रा थी, तो उनसे उससे प्रेरणा मिली, और सड़कों पर उतर आए इटली नामक देश को बनाने के लिए, गणतंत्र की स्थापना करने के लिए। रूढ़िवादी विचारकों के समर्थक राजा, पादरी, कुलीनवर्ग और प्रगतिशील लोगों में शक्ति संघर्ष पहले से ही चला आ रहा था। नेपोलियन ने उसमें शक्ति का संहार कर दिया।
और जो रूढ़िवादी विचारों के समर्थक कौन थे? राजा, पादरी, पुलिन वर्ग, ये जो बड़े बड़े थे वो रूढ़िवादी विचारों के, ऐसे पाखंडों के जो समर्थक थे। और उनमें और जो प्रगतिशील लोग थे, जो वहाँ की सामान्य जनता थी, उनमें थोड़ा थोड़ा संघर्ष तो पहले से ही चल आ रहा था। राजा, पादरी, सामंतों और सामान्य वर्गों के बीच में थोड़ा थोड़ा संघर्ष तो चला आ रहा था। जब नेपोलियन की विजय यात्रा का प्रभाव इन पर पड़ा तो मानो तूफान सा आ गया। नेपोलियन ने इटली के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन्हें 3 भागों में बांट दिया। और नेपोलियन ने क्या किया था? इटली के जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको जीता और क्या कर दिया था? 3 भागों में बांट दिया। वह गणतंत्र की स्थापना कर जनता को संयम की शक्ति याद दिलाई थी। किसने? नेपोलियन ने क्या किया? इटली के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको पहले जीता और जीतकर 3 भागों में बांट दिया और वह गणतंत्र की स्थापना कर जनता को है उनकी शक्ति याद दिलाई। किसने? नेपोलियन ने। पूरे इटली में एक समान कानून व्यवस्था लागू कर दी। सामंतवाद की समाप्ति और आंतरिक करों से मुक्ति ने आर्थिक एकीकरण की शुरुआत कर दी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने इटली की रियासतों के समान अधिकार, मजहबी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वाधीनता से परिचय करवा दिया। तो फ्रांस की राज्य क्रांति थी, उसने इटली की रियासतों को समान अधिकार, मजहबी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वाधीनता से परिचित करवाया। इटली की जो सामान्य जनता थी उनको इनसे परिचित कराया कि उनका आपके अधिकार क्या है। आपका धार्मिक अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये सब उनको फ्रांस की क्रांति, राज्य क्रांति हुई, वहाँ से उनको पता चला, तभी उनमें जोश आया कि हमें भी ये अधिकार हमें मिलने चाहिए। अब इटली का एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आते हैं उसके बारे में जानते हैं। मेन रूप से तो ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ा रोड़ा था। एकीकरण से पूर्व इटली नामक देश पहले कभी नहीं हुआ था और एकीकरण होना था उससे पहले इटली नामक देश नहीं था। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं विद्यमान थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर के अनुसार इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर है, उसके अनुसार ही माना जाता है। उसने ये कहा कि इटली है वो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। इटली में सामाजिक व रूढ़िवादी मान्यताएं अभी भी मजबूती से अपने पैर जमाए हुए थी, अर्थात वह कुलीन व अभिजात वर्ग मजबूत था। कहाँ पर? इटली में। सभी राज्यों की परंपराएं, रीति रिवाज भिन्न भिन्न थे। एक दूसरे से मिलकर रहने की प्रवृत्ति का भी राज्यों में अभाव था। ये कब की बात है? इटली के एकीकरण से पूर्व ये सब होता था। कहाँ पर? इटली में। और एक ऑस्ट्रिया के चांसलर ने क्या कहा? इटली मात्र एक भौगोलिक, इटली में सामाजिक व रूढ़िवादी मान्यता है वो चल रही थी और कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग हैं वो भी मजबूत था और सभी राज्यों की परंपराएं, रीति रिवाज वो भी भिन्न थे। सभी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उसमें सभी में अलग अलग रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, ऐसे भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थी। एक दूसरे से मिलकर रहने की प्रवृत्ति भी नहीं थी। लोग एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते, अलग अलग रहते थे। मेटरनिक ने ठीक कहा कि इटली में एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, एक शहर दूसरे शहर तथा एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध था। ये किसने कहा है? मेटरनिक ने कहा है कि ये इटली में एक राज्य है और दूसरे राज्य के विरुद्ध था, और एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध तथा एक परिवार है और दूसरे परिवार के विरुद्ध, और एक व्यक्ति आदमी के विरुद्ध था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध था, यानी आदमी है और दूसरे आदमी के विरुद्ध था। ये किसने कहा है? मेटरनिक ने। कहाँ पर था? इटली में। कब था? इटली के एकीकरण से पूर्व। आगे चलते हैं और मैजिनी ने कैसे कहा है? मैजिनी के शब्दों में
8 राज्यों की भिन्न भिन्न मुद्राएं हमें एक दूसरे से अलग करती है और परस्पर अजनबी बना देती है। 8 राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी, 8 राज्यों की अलग अलग मुद्राएं जो हमें क्या करती हैं, अजनबी बना देती है। अचानक में पड़ा आश्चर्यचकित कर देती। मैजिनी के शब्दों में 8 राज्यों की भिन्न भिन्न मुद्राएं हमें एक दूसरे से अलग करती है और 8 देश हैं, 8 राज्य हैं, उसकी अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ये इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि वो अलग अलग रहते थे क्योंकि उनकी मुद्राएं अलग है। इसलिए जर्मनी के समान इटली का एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे प्रमुख प्रतिक्रियावादी शक्ति था जो रोड़ा बना रहा था। किसने? इटली के एकीकरण में। और ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा रोड़ा था जो जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ी बाधा था। इटली भौगोलिक दृष्टि से भी उत्तरी, मध्य व दक्षिणी राज्यों में विभक्त था। इटली क्या था? भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी मध्य, उत्तर के मध्य में और दक्षिणी राज्यों में विभक्त था। कौन? इटली। भौगोलिक दृष्टि से आप जब मैप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राज्यों में विभक्त था। उत्तरी राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और इटली क्या था? उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी? उत्तरी, मध्य व दक्षिणी राज्यों में विभक्त था। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी राज्यों में विभक्त था। और जो उनके उत्तरी राज्य थे उस पर किसका नियंत्रण था? उत्तरी राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किसके? इटली के। और मध्य राज्य पोप के नियंत्रण में थे तथा दक्षिणी राज्यों में बुर्बो वंश के शासकों का अधिकार था। जो इटली के दक्षिणी राज्य थे उसमें बुर्बो वंश के शासक हैं वो अधिकार करते थे। तो मध्य राज्यों में, इटली के मध्य राज्य में जो पोप का नियंत्रण था, उत्तरी राज्यों में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, दक्षिणी राज्यों में बुर्बो वंश के शासकों का अधिकार था। यूरोप के कैथोलिक समर्थक देश भी पोप की सत्ता को समाप्त करने के विरोधी थे। और जो यूरोप के कैथोलिक समर्थक देश थे वो भी पोप की सत्ता को समाप्त करना नहीं चाहते थे। पोप की सत्ता समाप्त हो कैथोलिक देश में। इटली की राजधानी, चलिए, तो यूरोप के कैथोलिक समर्थक देश भी पोप की सत्ता को समाप्त करने के विरोधी नहीं थे। जो कैथोलिक समर्थक देश थे वो पोप की सत्ता को समाप्त करने के विरोधी नहीं थे क्योंकि पोप उनका अध्यक्ष, तो उनको क्यों समाप्त करेंगे? ईसाई धर्म का अध्यक्ष होता है पोप, इसीलिए। इटली की राजधानी रोम पोप के सीधे नियंत्रण में थी। इटली की राजधानी है वो पोप के सीधे नियंत्रण में थी। इस पर अधिकार करना संपूर्ण कैथोलिक जगत को विरोधी बनाना था। क्यों? कैथोलिक जगत है पोप के साथ है, उनका धर्म है, पोप उनका अपना है, उनका अध्यक्ष है ईसाई धर्म का पृथ्वी पर। इटली के राज्यों में जन जागृति का अभाव था। इटली के राज्यों में इटली के एकीकरण के संबंध में वहाँ के राजनीतिज्ञों के मतभेद थे। मत है वो अलग अलग थे। कुछ गणतंत्र के समर्थक थे तो कुछ पोप के अधीन संघीय राज्य के समर्थक थे। ये वहाँ के राजनीतिज्ञों के भिन्न मत थे। जर्मनी के विपरीत इटली में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात नहीं हुआ था। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था लेकिन इटली में नहीं। नई वहाँ आधारभूत उद्योगों की संभावना थी जिससे कि व्यापारिक और मध्यम वर्ग तथा जनता इटली के एकीकरण में अपना लाभ देखती। क्योंकि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जनता है वो लाभ देखती थी, क्योंकि जब जर्मनी का एकीकरण होगा तब उनको क्या मिलेगा, मतलब उद्योगों का निर्माण होगा आधारभूत, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल बहुत था इटली में
और औद्योगिक क्रांति होगी, जिसे हथियार बनाएंगे वगैरह वगैरह सभी ऐसे बनाएंगे, तो जनता अपना लाभ देखती थी। लेकिन इटली के एकीकरण में ऐसा कुछ नहीं था, जिससे जनता में जागृति की कमी थी, जन जागृति की कमी थी। यह आप मैप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं उस समय का इटली का मैप है जब एकीकरण होना था कि पहले की। तब ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था इटली। ये पूरा इटली है, ये देखो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। और यहाँ पर है ऑस्ट्रिया हंगरी का अपने पैर जमाए हुआ था, और मध्य में है यहाँ पर पोप का नियंत्रण था इटली में। राजधानी रोम, इटली की राजधानी। और दक्षिण में बुर्बो वंश का शासक था यहाँ पर। छोटे छोटे राज्य थे, फिर इसका एकीकरण हुआ। मैं दूसरा मैप दिखाऊंगा आगे, जिसे आप आसानी से समझ सके। ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो अब चलते हैं। इटली के एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन एवं व्यक्ति। कार्बन इटली के एकीकरण में कौन कौन सी संस्था थी, प्रमुख सहायक संगठन हुए, और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जो इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से सहायक थे। पहली थी कार्बोनरी संस्था। इस गुप्त संस्था की स्थापना 1810 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नेपल्स में हुई थी। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? ये दोस्तों, इस संस्था का उद्देश्य था विदेशियों को बाहर निकालकर इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। इसका प्रमुख लक्ष्य था मेरे दोस्तों। कार्बोनरी संस्था की स्थापना नेपल्स में 1810 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि विदेशियों को बाहर निकालकर इटली में वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना था। वैसे इस संस्था के निश्चित उद्देश्य नहीं थे। प्रभावशाली और नेतृत्व निश्चित उद्देश्य के अभाव में यह संस्था विफल हो गई। उसका नेतृत्व अच्छे हाथ में नहीं था। प्रभावशाली नेतृत्व नहीं था, अच्छे हाथ में नहीं कहूँगा, प्रभावशाली नहीं था नेतृत्व, और उद्देश्य है वो निश्चित नहीं थे, तो वो असफल हो गई। युवा इटली नामक संगठन बनता है। ये भी इटली में बनता, जो मैजिनी के द्वारा बनाया जाता है। यंग इटली की स्थापना मैजिनी द्वारा 1831 में की गई। शीघ्र ही इस संस्था ने कार्बोनरी संस्था का स्थान ले लिया। मैजिनी इटली के युवकों पर विश्वास करता था। उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नवयुवकों के हाथ में दे दो। उनके हृदय में असीम शक्ति छिपी हुई है। वो युवाओं को बढ़ावा दे रहा था, युवाओं के माध्यम से इटली का एकीकरण करना चाहता था मैजिनी। इसीलिए उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना की, क्योंकि कि जो युवा लोग हैं उसमें असीम शक्ति छिपी हुई है, उसके हृदय में असीम शक्ति छिपी हुई है। और इस संस्था के 3 नारे थे। इस संस्था के 3 नारे कौन कौन से थे? परमात्मा है, उसमें विश्वास करो। सब भाइयों एक हो जाओ और इटली को स्वतंत्र करो। परमात्मा में विश्वास करो, सब भाइयों एक हो जाओ और इटली का एकीकरण करो। ये 3 इस संस्था के जो यंग इटली हैं, इसके 3 नारे थे। सब भाइयों तुम एक हो जाओ, इटली का एकीकरण करो और परमात्मा में विश्वास रखो। मैजिनी को इटली के एकीकरण का मस्तिष्क व आध्यात्मिक भक्ति माना जाता है। इस संस्था में इटली के निवासियों में देश प्रेम, संघर्ष, त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना भर दी। मैजिनी ने इटली के वासियों में देश प्रेम की भावना, त्याग करने की भावना, देश के लिए बलिदान और स्वतंत्र होने की भावना है वो भर दी। किसने? मैजिनी ने। यंग इटली का निर्माण कर युवाओं में ये जोश भर दिया। मैजिनी गणतंत्रीय विचारों और क्रांतिकारी साधनों का पोषक था। वो गणतंत्र का समर्थक था, विचारों का समर्थक था और क्रांतिकारी साधनों का पोषक था।
जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उनका साथ देता था। मैजिनी ने इटली की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी चीज के पीछे मत दौड़ो। इटली एक राष्ट्र है और राष्ट्र बनकर ही रहेगा, बनकर ही रहेगा। ये किसने कहा था? इटली ने कहा था, सॉरी मैजिनी ने कहा था। इटली के जनता से निवेदन करते हुए कहा था कि आप किसी चीज के पीछे मत भागो, केवल संयुक्त इटली के आदर्श के पीछे भागो और इटली एक देश था और बनकर ही रहेगा, ऐसा उसने ठान लिया। मैजिनी देशभक्तों की दृष्टि में देवदूत था, जो इटली के भविष्य को निर्मित करने के लिए आया था। अब एक काउंट काउर, तीसरा महत्वपूर्ण। काउंट काउर का जन्म है 1810 में होता है और 61 में तक रहता है। कावूर काउंट का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरियन, जो कि सार्डिनिया में पड़ता है, के एक कुलीन परिवार में हुआ। उसने सेना में इंजीनियर की नौकरी की। वह उदारवादी विचारकों का समर्थक था। कौन? काउंट कावूर। साथ ही इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उसे संसदीय प्रणाली का अध्ययन करने का मौका मिला। काउंट कावूर है, उसका जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरियन, जो सार्डिनिया में पड़ता है, वहाँ पर होता है, कुलीन परिवार में, और उसने इंजीनियर में नौकरी की और वह उदारवादी विचारों का समर्थक था। और उसने इंग्लैंड जब यात्रा की तो वहाँ उसको संसदीय प्रणाली थी, उसका अध्ययन करने का मौका मिला। इटली के एकीकरण में वो पिंडमार्ट प्रांत के सेवाई राजवंश के माध्यम से पूर्ण करना चाहता था। और इटली के एकीकरण को वह है कौन? कावूर काउंट है। वो सेवाई जो पिंडमार्ट प्रांत है वहाँ का सेवाई राजवंश है, पिंडमार्ट प्रांत का सेवाई राजवंश है, वहाँ से उनके माध्यम से इटली का एकीकरण पूर्ण करना चाहता था। काउंट कावूर है, पिंडमार्ट प्रांत के सेवाई राजवंश के माध्यम से इटली का एकीकरण है वो पूर्ण करना चाहता था काउंट कावूर। इसी दिशा में उसने अपने विचारों के प्रसार के लिए इल रिसर्जिमेंटो नामक समाचार पत्र निकाला। कौन सा समाचार पत्र निकाला? इल रिसर्जिमेंटो समाचार पत्र निकाला, क्योंकि वह पिंडमार्ट प्रांत के सेवाई राजवंश के माध्यम से इटली का एकीकरण करना चाहता था और जनता में जागृति भरने के लिए इसने इल रिसर्जिमेंटो नामक समाचार पत्र निकाला। सन 1852 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और 1852 में क्या हुआ? विक्टर इमैनुअल द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किसको? कावूर काउंट को है, कावूर काउंट है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? विक्टर इमैनुअल ने। कावूर एक व्यावहारिक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजतंत्र समर्थक व्यक्ति था। वह इटली की शक्ति व सामर्थ्य से भली भांति परिचित था। कौन? कावूर काउंट। अब वो प्रधानमंत्री बन गया है, इमैनुअल ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया है। इसी कारण वह इटली के एकीकरण के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था। वह इटली का एकीकरण है वो के प्रश्न का है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो अन्य देशों की भी हमें सहायता चाहिए। ऑस्ट्रिया को बाहर खदेड़ना है तो अन्य देशों की सहायता तो चाहिए। अन्यथा ऑस्ट्रिया शक्तिशाली देश था, ऐसा ही नहीं था। ऑस्ट्रिया उस समय शक्तिशाली था तो दूसरे देशों की सहायता तो चाहिए। ऑस्ट्रिया को खदेड़ना है तो और इटली का एकीकरण करना है तो अंतर्राष्ट्रीयकरण की नीति तो अपनानी पड़ेगी, दूसरे देशों के साथ मित्रता करनी। ये सब वो पहले से ही जानता था। कावूर की आंतरिक नीति, सुधारों और विदेश नीति ने इटली का एकीकरण पूर्ण कर यूरोप पटल पर एक नया इतिहास व भूगोल बना दिया। जो कावूर के उनकी आंतरिक नीति थी उससे और विदेशी नीति और सुधारों और विदेश नीति से इटली का एकीकरण पूर्ण किया
और यूरोप पटल पर एक नया इतिहास रचा। ये था काउंट काबूर। काउंट काबूर ये है, इनका जन्म होता है 1810 में। 1810 में इनका जन्म होता है। चलिए, काबूर द्वारा इटली के प्रांतों में किए गए आंतरिक सुधार। काबूर काउंट जी ने क्या क्या सुधार किए थे इटली के प्रांतों में? आंतरिक सुधार किए गए थे। बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला एवं किसानों को ऋण के रूप में सहायता दी। किसानों को ऋण के रूप में उन्होंने सहायता दी काबूर काउंट ने, और बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाया। मुक्त व्यापार नीति के तहत पड़ोसी राज्यों से संधि कर विकास को गति दी गई। और मुक्त व्यापार की नीति के तहत है वो पड़ोसी राज्य थे उसके साथ संधियां की और व्यापार को बढ़ावा दिया और भी विकास को बढ़ावा दिया, किसी भी क्षेत्र में हो। यातायात के साधनों का विकास कर व्यापार को बढ़ावा दिया। यातायात के साधन का उसने विकास करवाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इस प्रकार लोगों को आपस में मिलने का मौका देकर विचारों के आदान प्रदान का भी उसने अवसर दिया। सरस पर नियंत्रण के उसने प्रयास किए जो रोम में था। सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की गई। सैनिक रणनीति के तहत सेना में सुधार कर सीमावर्ती क्षेत्रों में किलेबंदी की गई। सैनिक रणनीति के तहत उसने बैंकों और सरकारी समितियों की स्थापना की गई। इस प्रकार उसने पिंडमार्ट जैसे छोटे राज्य को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर दिया इटली के एकीकरण के लिए। और काबूर का क्या योगदान है इटली के एकीकरण में? काबूर वह व्यक्ति था जिसके बिना मैजिनी का आदर्शवाद और गैरीबाल्डी की वीरता निरर्थक होती है। काबूर जानता था कि बिना विदेशी सहायता से के इटली कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह उदार राजतंत्र का समर्थक था। काबूर का मानना था कि पिंडमार्ट सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ है। पिंडमार्ट जो कि सार्डिनिया में पड़ता है वही है जो इटली के एकीकरण करने में समर्थ है। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक है और ऑस्ट्रिया है उसके एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। विदेशी सहयोग के बिना ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? काबूर काउंट कह रहे हैं। काबूर यथार्थवादी व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करता था। वह इटली के प्रश्न पर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद एवं सहानुभूति हासिल की जा सके। उस समय यूरोपीय पटल पर इंग्लैंड और फ्रांस ये शक्तिशाली राष्ट्र थे और जब इटली का एकीकरण का समय चल रहा था उस समय दो देश हैं वो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, एक तो इंग्लैंड और एक फ्रांस। इंग्लैंड यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप करने की नीति पर कार्य कर रहा था, वो दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, दूसरे देशों की सहायता नहीं कर रहा था। मतलब किसी युद्ध के सत्र में ऐसे तो उससे मदद की आशा रही नहीं। तो फ्रांस की तरफ जाते हैं। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की विजय का महत्वपूर्ण योगदान इटली के एकीकरण में रहा। राष्ट्रीयता की भावना जो फ्रांस में बई उसी ने इटली को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत होने को प्रेरित किया। और उस समय फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखता था, अतः काबूर इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। उस समय जो फ्रांस का शासक था वो इटली का एकीकरण में उसकी सहायता कर सकता था। तो काबूर ने इसी दिशा में उसने क्रीमिया के युद्ध में 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है? रूस के विरुद्ध इंग्लैंड और फ्रांस की सेना को 18,000 सैनिकों की मदद से उसकी सहानुभूति व मित्रता प्राप्त कर दी। वो जो फ्रांस का शासक था वो इटली के जो एकीकरण है उसमें सहानुभूति रखता था। तो
काबूर समझ गया कि ये हमारे साथ आ सकता है। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तो इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इन तीनों के मध्य युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध, जो 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है। तो उसी फायदे का लाभ उठाकर, उसी मौके का लाभ उठाकर वो क्या करता है, काबूल, फ्रांस की सेना है उसको 18,000 सैनिकों की मदद से उसकी सहानुभूति प्राप्त और मित्रता प्राप्त करता है। यद्यपि इटली के उदारवादियों ने काबूल द्वारा की गई रूस के विरुद्ध सैनिक सहायता का विरोध किया। जो इटली के उदारवादी थे, उन्होंने जो काबूल द्वारा ये की थी सहायता, जो क्रीमिया के युद्ध में, तो उसके सब विरोधी हो गए। इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं करना था, उनकी सहायता नहीं करनी थी क्रीमिया के युद्ध में 18,000 सैनिकों की। काबूल इस सैनिक सहायता रूपी जुए का लाभ युद्ध समाप्ति के पश्चात पेरिस सम्मेलन, जो कि 1856 में हुआ, 1856 में तो क्रीमिया का युद्ध ही हुआ, और 1856 ईस्वी में फिर पेरिस में सम्मेलन होता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात वहाँ पर मिला उसको फायदा है उसको, किसको, काउंट काबूल को, यानी इटली को वहाँ पर फायदा मिला। युद्ध समाप्ति के बाद ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद सार्डिनिया राज्य को पेरिस में आमंत्रित किया गया। ऑस्ट्रिया ने विरोध किया कि पेरिस में है वो इसको काउर काउंटी यानी इटली को स्थान नहीं देना चाहिए, सार्डिनिया को स्थान नहीं मिलना चाहिए, उसको आमंत्रण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके विरोध के बावजूद वहाँ पर आमंत्रित किया गया पेरिस सम्मेलन में। ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद सार्डिनिया राज्य को पेरिस में आमंत्रित किया गया। काबूल ने इस सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। और काबूल ने क्या कहा, जो इटली की उस समय दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, उसका जिम्मेदार है वो ऑस्ट्रिया को ठहराया, एकमात्र जिम्मेदार ऑस्ट्रिया। पेरिस सम्मेलन में काबूल ने इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय प्राप्त कर ली थी। पेरिस सम्मेलन ने काबूल ने क्या कर लिया था, इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय प्राप्त कर ली थी। में प्लोम्बियर्स समझौता होता है, किन के बीच में, नेपोलियन और काबूल के बीच में प्लोम्बियर्स समझौता होता है। तो प्लोम्बियर्स का समझौता होता है, कहाँ पर होता है, प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर। सम्राट नेपोलियन और काबूल के मध्य सार्डिनिया के निकट प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर यह समझौता होता है। इस समझौते में क्या क्या शर्तें होती है, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिकों की सहायता देगा। अगर सार्डिनिया और फ्रांस के बीच में, इटली और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ तो है फ्रांस है वो 2 लाख सैनिकों की सहायता है वो देगा सार्डिनिया इटली की। फ्रांस की सहायता के बदले में नीस व सेवाय के प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे, और फ्रांस जब हेल्प करेगा तो फ्रांस को क्या मिलेंगे, ये 2 क्षेत्र नीस और सेवाय प्रदेश हैं, फ्रांस को मिलेंगे। फ्रांस को ये 2 प्रदेश मिलेंगे, नीस व सेवाय प्रदेश हैं वो फ्रांस को मिलेंगे। तीसरी शर्त क्या थी, परमा, मोडेना और टस्कनी मिलकर एक नया राज्य बनेगा, जिस पर नेपोलियन का भाई प्रिंस जेरोम बोनापार्ट राजा बने। और जो ये क्षेत्र थे, छोटे छोटे राज्य, परमा है, मोडेना है और टस्कनी का क्षेत्र है, ये मिलकर एक राज्य बनेगा, और जिस पर नेपोलियन का भाई प्रिंस जेरोम बोनापार्ट राजा बनेगा। ये 3 शर्तें थी। और चौथी शर्त, नेपल्स, सिसिली और पोप। नेपल्स सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। नेपल्स और सिसिली हैं वो पोप के ही राज्य बने रहेंगे। ये नेपल्स और सिसिली पर अधिकार किसका होगा, पोप का। नेपल्स, सिसिली ये और बीच में से हटा देते हैं। नेपल्स, सिसिली पोप के राज्य बने रहेंगे। लोम्बार्डी और वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे, और लोम्बार्डी और वेनेशिया हैं वो किसको मिलेगा,
सार्डिनिया को, इटली को मिलेगा। ये दोनों किसको मिलेगा? इटली को मिलेगा। इटली को सार्डिनिया को मिलेगा लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र। इस प्रकार उनमें समझौता हुआ, प्लोम्बियर्स का समझौता नेपोलियन और काबूर काउंट के बीच में। अब ये समझौता होता है उनके बीच में, और फिर बाद में क्या होता है, विक्टर इम्यूनल हैं, वो अपनी बेटी का विवाह है वो नेपोलियन के साथ कर देता है। और विक्टर इम्यूनल कौन है? तो उसका जनक है, इटली का जनक, आधुनिक इटली का जनक किसे कहा जाता है? यही तो मैन है, विक्टर इम्यूनल। इसे जिस प्रकार हम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इटली में विक्टर इम्यूनल को इटली का बिस्मार्क कहते हैं। जर्मनी में जिस प्रकार बिस्मार्क था, ठीक उसी प्रकार ये मैन था, विक्टर इम्यूनल। उसने अपनी पुत्री का विवाह है वो किसके साथ कर दिया? नेपोलियन के साथ कर दिया। उस पुत्री का नाम था क्लेथिडी का विवाह। इस समझौते के तुरंत बाद पिडमांट के समाचार पत्रों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। काबूर ने ऑस्ट्रिया को भड़काने हेतु मस व करारा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। और जो पिडमांट के समाचार पत्र थे, इसमें वहाँ पर राजतंत्र था, जर्मनी में जो राजतंत्र था, तो कुछ उपद्रवी लोग थे, और जो वहाँ के उपद्रवी समाचार पत्र थे उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। लोगों को लड़वाने के लिए ऐसे ऐसे न्यूज़ छापने लगे, अखबार में, समाचार पत्रों में ऐसे ऐसे समाचार छापने लगे जिससे कि लोग आपस में लड़े। और उधर काबूर ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को भड़काने हेतु क्या किया? मस और करारा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। मस और करारा प्रांत थे, राज्य थे, उसमें विद्रोह करवा दिया। किसने? काबूर ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मस और करारा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने वैसी प्रतिक्रिया दी जैसी काबूर चाहता था। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। और जब इसने विद्रोह करवाया, कहाँ पर? मस व करारा प्रांतों में उसने विद्रोह करवाया काबूर काउंट ने। तो उसने क्या कर दिया? किसने? ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 को ईस्वी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 3 दिन का अल्टीमेटम यानी चेतावनी दे दी, चैलेंज दे दिया। 3 दिन अल्टीमेटम दे दिया। काबूर ने इस खुशी में कहा, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। 3 मई को फ्रांस ने भी इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। और 3 मई को फ्रांस ने भी इटली के पक्ष में युद्ध करने की घोषणा कर दी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। युद्ध निर्णायक रहा, ऑस्ट्रिया की हार हुई और इटली जीत गया। विला फ्रैंका की विराम संधि किसके बीच में होती है? नेपोलियन तृतीय व ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुई ये संधि। विला फ्रैंका की विराम संधि कब हुई? 11 जुलाई 1859 ईस्वी को। ठीक है, 11 जुलाई 1859 ईस्वी को ये संधि हुई। विला फ्रैंका की विराम संधि नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य यह संधि हुई। और इस संधि में क्या शर्तें थी? परमा, मेडोना और टस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला। वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। वेनेशिया है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। और पोप के अधीन इटली का संघ बनाया गया। पोप के अधीन ही बनाया गया, पोप के रहते हुए। तो इसमें क्या हुआ? परमा और मोडेना और टस्कनी थी उसको स्वतंत्र कर दिया गया। जहाँ पर ऑस्ट्रिया का पहले अधिकार में थे उसको स्वतंत्र कर दिया गया। और ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को मिला वेनेशिया। और लोम्बार्डी हैं वो सार्डिनिया को मिला। और पोप के अधीन ही इटली संघ का निर्माण, इटली का संघ बनाया गया। इस संधि से इटली के लोगों को निराशा हाथ लगी। निराशा तो लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब क्षेत्र, क्योंकि इस ऑस्ट्रिया को वापिस वेनेशिया दे दिया गया, तब निराशा तो लगनी है। वेनेशिया महत्वपूर्ण था, क्षेत्र था। इस संधि से इटली के लोगों को निराशा हाथ लगी थी
वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहना इटली के लिए घातक माना गया। इस संधि से कावूर भी अप्रसन्न था। उसने त्याग पत्र तक दे दिया। उस संधि के बाद में जो फ्रांसिस जोसेफ ऑस्ट्रिया का सम्राट और नेपोलियन तृतीय के बीच में ये जो संधि हुई थी, विला फ्रैंका की संधि, इसके कारण जो कावूर काउंट था वो भी अप्रसन्न होकर उसने अपना त्याग पत्र तक दे दिया। किंतु पिंडमांट शासक ने संतुलन बनाए रखा। पिंडमांट का शासक ने अपने संतुलन न खोया। इसका लाभ भी उसे मिला। विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि ज्यूरिख संधि से हो गई और ज्यूरिख संधि से होगी उसकी विला फ्रैंका की पुष्टि। इसी के साथ इटली के एकीकरण का प्रथम चरण है वो पूर्ण होता है। और जो पिंडमांट के शासक हैं उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना संतुलन नहीं खोया और वो सफल भी हो गया। युद्ध के पश्चात मध्य इटली के राज्यों ने पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोलेग्ना और रोमाना में जनता ने विद्रोह कर दिया गया। युद्ध के पश्चात मध्य इटली के राज्यों ने पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोलेग्ना और रोमाना की जनता ने विद्रोह कर दिया। वे इटली में समाहित होने को उत्सुक थे। ये राज्य हैं वो इटली में समाहित होने को उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने अपने अपने राज्यों में उसकी जनता ने विद्रोह कर दिया। पर्मा की जनता ने मोडेना, टस्कनी, बोलेग्ना इन सभी राज्यों में विद्रोह होने लगा क्योंकि वो इटली में मिलना चाहते थे। इंग्लैंड की हस्तक्षेप की नीति और इटली के प्रति सहानुभूति इन राज्यों को इटली में एकीकृत होने को प्रोत्साहित कर रही थी। यद्यपि ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक पुनः स्थापित कर दिए जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया क्या चाहता था कि जो ज्यूरिख संधि है उसके तहत क्या कर दिया जाए, जो पहले जो पुराने जो शासक थे उनको ही यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए। इन राज्यों में पर्मा, मोडेना, बोलेग्ना, रोमाना, टस्कनी, इसमें यहाँ ये ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक पुनः स्थापित कर दिए जाए। कावूर ने मौके का फायदा उठाते हुए फ्रांस को नीस और सेवाई प्रदेश देने का वादा करते हुए, लेकिन कावूर ने फिर से क्या किया, पहले भी वादा कर चुका था फ्रांस को नीस और सेवाई प्रदेश देने का, लेकिन इस बार कड़ा वादा करके वे अपनी ओर मिला लिया। इसको फ्रांस को अपनी ओर मिला लिया। मार्च 1860 ईस्वी में मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह करवाया गया और मार्च 1860 में मध्य इटली के जो राज्य थे उसमें जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें पर्मा, मेडोना, टस्कनी, बोलेग्ना और वियोकेंजा ने सार्डिनिया और नीस और सेवाई ने फ्रांस के साथ मिलने का मत किया। केवल नीस और सेवाई ये हैं वो फ्रांस के साथ जनमत संग्रह में जाने को राजी हुए और जो पर्मा, मेडोना, टस्कनी, बोलेग्ना और वियोकेंजा थे वो इटली यानी सार्डिनिया में मिलने को तैयार हो गए। नीस व सेवाई प्रदेश फ्रांस को मिलने से गैरिबाल्डी को आघात पहुंचा। दुख हुआ कि फ्रांस को ये हमारे शत्रु मिल रहे हैं, तो हमारी संप्रभुता खतरे में आई, क्योंकि हमारे देश में हमारे राज्य के शत्रु किसी दूसरे राज्य को हम क्यों नहीं। इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ थी। अतः इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया। अतः मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया था। अब एक गैरिबाल्डी के बारे में जानते हैं। गैरिबाल्डी को आघात तब पहुंचा जब उसने फ्रांस को नीस और सेवाई के प्रदेश दिए। तब गैरिबाल्डी क्या करता है, गैरिबाल्डी के बारे में भी जानेंगे, उनका जन्म कैसे हुआ। तो अब मैं गैरिबाल्डी को आघात तब पहुंचता है जब
जो जनमत संग्रह होता है मध्य राज्यों में, मध्य इटली के राज्यों में, तो मध्य राज्यों में टस्कनी, मोडेना, ये सब तो आ जाते हैं किसके अधिकार में? ये सब तो आ जाते हैं इटली को और आ जाते हैं। लेकिन फ्रांस और नीस और सेवाएं वो फ्रांस को दे दिए जाते हैं। तब उसको आघात पहुंचता है कि हमारे क्षेत्र किसी दूसरे देश को हम क्यों दें। तब गैरिबाल्डी आता है। तो अब गैरिबाल्डी के बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी उसके जीवन से जानते हैं और उसके बाद उसको जो इटली के एकीकरण में उसने किस प्रकार भूमिका निभाई उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गैरिबाल्डी का नाम। इसका पूरा नाम है ज्यूसेप गैरिबाल्डी। उसका जन्म है वो नीस नगर में। कहाँ पर? नीस नगर में, जो नीस और सेवाई प्रदेश, नीस जो फ्रांस को दे दिया गया उसी नगर में 1807 ईस्वी को हुआ था। उसका जन्म 1807 ईस्वी को नीस नगर में हुआ था ज्यूसेप गैरिबाल्डी का। उसके पिता एक व्यापारिक जहाज में अधिकारी थे। उसके पिता हैं वो व्यापारिक जहाज में एक अधिकारी थे। अधिकारी होने के कारण गैरिबाल्डी को भूमध्य सागर की यात्राओं का अनुभव हुआ था, क्योंकि उसका पिता है वो एक जहाज में अधिकारी था, तो वो जहाज की यात्राएं करता था। तो उसके पिता को ये अनुभव था। तो उसके पिता के द्वारा उसको जब वो साथ जाता उनके पिता की, तब उनको ये अनुभव हुआ था, भूमध्य सागर की यात्राओं का अनुभव हुआ। और उनके पिता भी उनको बताते कि ऐसे हैं वहाँ पर, ऐसे हैं। और जब उसको साथ जाता तब भी उसको ये जानकारी मिली थी। इन यात्राओं में वह इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आया। जब अपने पिता के साथ वह जाता था कहीं घूमने, क्योंकि उनके पिता एक व्यापारिक जहाज में अधिकारी थे, तो उनके पिता के जब साथ जाता था तब एक बार क्या हुआ, किसके संपर्क में आया? इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आया था। गैरिबाल्डी को एक नौसैनिक विद्रोह में भाग लेने पर मृत्युदंड की सजा दी गई थी। गैरिबाल्डी ने क्या हुआ, कहीं पर एक नौसैनिक विद्रोह था उसमें भाग लिया था, तब उसको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। लेकिन है वह दक्षिण अमेरिका भाग जाता है, चला जाता है। मृत्युदंड दिया जाता है तब वह दक्षिण अमेरिका चला जाता है। वहां उसने छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया। किसने? गैरिबाल्डी ने वहां छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया दक्षिण अफ्रीका में। और 1854 ईस्वी में पुनः इटली आने पर उसने क्रेपिरा नामक टापू को खरीदा। और 1854 ईस्वी में वह फिर से कहाँ पर आता है? पुनः इटली में आता है। इटली में आता है उसने क्रेपिरा नामक टापू खरीदता है। और 1854 में और क्या होता है, जब यह आता है तब रूस और फ्रांस इंग्लैंड के मध्य युद्ध होता है। कब? 1854 में क्रीमिया का युद्ध। तभी क्रीमिया का युद्ध होता है, तभी ये वहाँ पर इटली में आता है। और इटली में आकर क्रेपिरा नामक टापू है वो खरीदता है। ये वही व्यक्ति था जिसके कारण नेपल्स व सिसिली इटली में शामिल हुए थे। वो इटली की तलवार था। नेपल्स और सिसिली थे वो भी इटली में शामिल करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक देशभक्तों का एक संगठन बनाया। किसने? गैरिबाल्डी ने। एवं इसके दम पर ही वह सिसिली में प्रवेश कर पाया था। लाल कुर्ती नामक दल संगठन बनाया और उसी के दम पर वह सिसिली के प्रदेश में प्रवेश कर पाया था। गैरिबाल्डी के जीवन में महत्वपूर्ण घटना गणतंत्रवादी राज सत्ता का समर्थक बनना था। ये उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि वह गणतंत्रवाद का समर्थक था लेकिन वह राजतंत्रवाद का समर्थक बन जाता है। ये उनके महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है जीवन की। दक्षिणी इटली के विलय के समय इंग्लैंड ने गैरिबाल्डी के स्वयंसेवकों को युद्ध पोत से नेपल्स व सिसिली पहुंचाने में मदद की। जब दक्षिणी इटली के विलय हो रहा था उसी समय इंग्लैंड ने गैरिबाल्डी की सहायता की। इंग्लैंड के जो सव्यम सैनिक थे उसने गैरिबाल्डी की सहायता की और एक युद्ध पोत दिया, जिसके माध्यम से जो गैरिबाल्डी हैं वो नेपल्स व सिसिली वो आसानी से पहुंच गया। उसकी मदद वो किसने की? इंग्लैंड ने, युद्ध पोत के माध्यम से, जिससे वो कहाँ पर पहुंच गया? नेपल्स व सिसिली में। और उस समय जो दक्षिणी
दक्षिणी इटली का विलय हो रहा था, उसी समय वो वहां से निकल गया था। नेपल्स व सिसिली में विद्रोह करवा था। नेपल्स और सिसिली में शासक विदेशी था, साथ ही वह शासन करने के योग्य भी नहीं था। मैजिनी, फ्रांसिस, क्रिसिसी और गैरिबाल्डी ने वहां विद्रोह की योजना बना। उनका इटली में इन सब ने, मैजिनी, फ्रांसिस, क्रिसिसी, गैरिबाल्डी, इन्होंने एक विद्रोह की योजना बनाई। कहाँ पर? नेपल्स और सिसिली में। और वहाँ का शासक ऐसे योग्य नहीं था और विदेशी भी था, शासन करने योग्य नहीं था। बनाकर इटली के एकीकरण को सफल कर दिया। वहाँ पर विद्रोह किया और इटली के एकीकरण को सफल किया। गैरिबाल्डी ने लगभग 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों का दल बनाकर 5 मई 1860 ईस्वी को सिसिली पर आक्रमण कर दिया। किसने? गैरिबाल्डी ने। कम से कम 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों का संघ बनाया, दल बनाया, 1000 लाल कुर्ती वाले दल बनाया। और कब आक्रमण किया? 5 मई 1860 ईस्वी को उसने सिसिली पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड द्वारा उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिली। जनता पहले से ही बुर्बो राजवंश के विरुद्ध थी। जनता है वो पहले से ही बुर्बो राजवंश से आहत थी, परेशान थी। वहां पर बुर्बो राजवंश था सिसिली पर। तो 5 मई को 1860 को उसने आक्रमण किया। कहां पर? सिसिली पर। और इंग्लैंड ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की। गैरिबाल्डी ने विजय प्राप्त कर स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। उधर काबूल को डर हो गया कि इस अपार सफलता के कारण कहीं गैरिबाल्डी कैथोलिक राज्य रोम पर आक्रमण नहीं कर दे। और उधर जो काबूल काउंट था उसको ये भय सता रहा था कि इसने इतनी बड़ी सत्ता हासिल की है, इतनी बड़ी विजय हासिल की है, इसी विजय के चक्कर में पड़कर वह कहीं रोम पर आक्रमण न कर दे। अगर रोम पर आक्रमण कर दिया तो सारे कैथोलिक जगत को वो हमारा विरोधी बना देगा। अन्यथा फ्रांस इटली के विरोध में उतर जाएगा और फ्रांस है वो भी हमारे विरुद्ध हो जाएगा, जिससे युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर उसे गैरिबाल्डी द्वारा राजतंत्र के विपरीत गणतंत्र घोषित करने की आशंका थी। काबूल ने कहा कि उसे इटली के विदेशियों, अनिष्टकारी सिद्धांतों तथा गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी से रक्षा करनी है। ये किसने कहा? काबूल ने कहा कि उसे इटली के विदेशियों, इटली में जो विदेशी हैं उससे रक्षा करनी है इटली की, अनिष्टकारी सिद्धांत है उससे रक्षा करनी है इटली की, और गणतंत्रवादी जो गैरिबाल्डी हैं उससे भी रक्षा करनी है। कहीं वो रोम पर आक्रमण नहीं कर दे, कहीं वह वापस गणतंत्र में ना आ जाए राजतंत्र से। अतः उसने विक्टर इमैनुअल, जिसे इटली का बिस्मार्क कहा जाता है, जो आधुनिक इटली का निर्माता कहा जाता है, विक्टर इमैनुअल और गैरिबाल्डी से मुलाकात कर नेपल्स और सिसिली को इटली में समाहित करवाने की सहमति ले ली। अतः उसने विक्टर इमैनुअल और गैरिबाल्डी से मुलाकात कर नेपल्स और सिसिली को इटली में समाहित करने की सहमति ले ली। किसने? काबूल काउंट ने फिर विक्टर इमैनुअल के पास गया, उनसे मतलब वार्तालाप की और गैरिबाल्डी से मतलब मुलाकात करके नेपल्स और सिसिली को इसमें इटली में मिलाने की सहमति ले ली। अभी रोम और वेनेशिया, रोम पर पोप का नियंत्रण था और वेनेशिया किसको दिया गया था? वेनेशिया ऑस्ट्रिया को था, लेकिन वो वापस आ गया था। 1866 ईस्वी में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुए सेडोवा के युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पर्सा को सैनिक सहायता देते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। 1866 ईस्वी में क्या हुआ? पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सेडोवा का युद्ध। इस युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पर्सा को सैनिक सहायता देते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस युद्ध में इटली ने है वो किसकी सहायता की? पर्सा की सहायता की, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली की सहायता करते हुए वो भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, पर्सा का साथ देने के लिए। 1866 में सेडोवा का युद्ध में 3 जुलाई 1866 ईस्वी को पर्सा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया
और 3 जुलाई 1867 ईस्वी को पर्सा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। पर्सा ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को है वो पराजित कर दिया। 3 जुलाई 1867 ईस्वी को पर्सा ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया है उसको हरा दिया। अतः पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि हुई। इस संधि में इटली को वेनेसिया दिलवा दिया गया, और जो वेनेसिया जो ऑस्ट्रिया के पास था वो वापस इटली को मिल गया। जो विला फ्रैंका की संधि हुई थी उसमें है वेनेसिया है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। विला फ्रैंका की संधि में, विला फ्रैंका की संधि ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ और फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के बीच में हुई थी। उसमें जो वेनेसिया है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। इसे नेपोलियन भी अप्रसन्न था, लेकिन वो फाइनली वापस है इसमें मिल गया, किसमें, ऑस्ट्रिया में। अबे रोम, अब एक ही बसा है रोम, वहाँ पर किसका नियंत्रण है, पोप का। रोम में कैथोलिक पंथ सम्राट पोप का शासन था। साथ ही फ्रांस की सेवाएं इसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी, और फ्रांस की जो भी लोग थे, फ्रांस की सेनाएं हैं वो उसकी रक्षा के लिए वहां पर तत्पर रहती थी, कैथोलिक जगत की। इस कारण रोम पर आक्रमण कर दूसरे कैथोलिक देशों को अपने विरोध करना इटली के वश में नहीं था। इस पर अधिकार का सपना तब पूर्ण हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां फ्रांस के विपरीत साबित हुई। 1870 ईस्वी में पर्सा और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ, और तभी इसने मौका का फायदा उठाया, क्योंकि 1870 ईस्वी में पर्सा और फ्रांस के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। इसमें फ्रांस को पर्सा के विरुद्ध सारी ताकत झोंकनी पड़ी। रोम से उसने सेना बुला ली। रोम में जो उसकी कैथोलिक पंथ सम्राट की जो रक्षा के लिए सेना थी वो भी उसने बुला ली। कहाँ पर, किससे युद्ध करने के लिए, पर्सा से युद्ध करने के लिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसकी हार हुई, किसकी, फ्रांस की। इस मौके का फायदा उठाया इटली ने और रोम पर अधिकार कर दिया। रोम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें जनमत इटली के पक्ष में रहा। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। रोम को क्या कर दिया गया, संयुक्त इटली थी उसकी राजधानी बनाया गया। 12 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल द्वारा इटली की संसद का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार इसका एकीकरण है वो पूर्ण हो जाता है। लॉ ऑफ पेपल गारंटीज, ये इटली की संसद द्वारा इस कानून को एक कानून पारित कर दिया गया, जिसमें पोप के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र पर पोप की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली गई, और उसकी संसद से एक बिल पास किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो पोप जहाँ पर रहता है उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं उस पर पोप की सत्ता को स्वीकार कर दिया जाएगा। अब पोप भी राजदूत नियुक्त कर सकता था, उसे एक शासक की स्थिति प्रदान कर दी गई लॉ ऑफ गारंटी में। अब हम मूल्यांकन करते हैं, किसका मूल्यांकन करते हैं, जर्मनी के एकीकरण का और इटली के एकीकरण का। इटली का एकीकरण अब पूर्ण हो गया है, यहाँ पे आप दोनों का मूल्यांकन करते हैं। जर्मनी व इटली के एकीकरण ने केवल इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि यूरोप का राजनीतिक मानचित्र भी बदल दिया। वह एक युगांतरकारी घटना थी। यूरोप की राजनीति का जो केंद्र पेरिस था, उसको चुनौती देने के लिए अब जर्मनी तैयार था। ठीक है, फ्रांस व ऑस्ट्रिया की बनाई गई व्यवस्थाएं यूरोप में भंग हो चुकी थी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की जो व्यवस्थाएं बनाई हुई थी वो यूरोप में समाप्त हो गई थी। अब शेष विश्व में ऐसा होने जा रहा था, वो आप देख सकते हैं। बिस्मार्क की रक्त और लोह की नीति ने यूरोप की भांति व्यवस्था को चोट पहुंचाया। सैन्यवाद को सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया। किसने, बिस्मार्क की लोह और रक्त नीति ने। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के लोगों में भरी हुई जर्मनवाद व सैन्यवाद की भावना ही प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध का आधार बनी। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के लोगों में भरी गई जर्मनवाद व सैन्यवाद की भावना के कारण ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का
नींव डाली। बिस्मार्क के कार्य व उद्देश्यों को लेकर इतिहासकार के भिन्न है और मत है वो भिन्न भिन्न है। कुछ उसकी नीतियों को पूर्व नियोजित मानते हैं, जैसा डेनमार्क, ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ युद्धों की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है। कुछ उसकी नीतियों को पूर्व नियोजित मानते हैं, कुछ लोग हैं उसको पूर्व नियोजित किया हुआ मानते हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ युद्धों की समीक्षा पर ज्ञात होता है हमें। जबकि शेष इतिहासकार बिस्मार्क को अवसरवादी मानते हैं, जिसने यूरोप को तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाया। इस संबंध में स्पेन के उत्तराधिकार के प्रसंग में घटित घटनाओं का उदाहरण देते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने पहले से योजना बनाई थी कि ये क्षेत्र हमें जीतना है, यह करना है। बिस्मार्क के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने केवल मौके का फायदा उठाया और अपने आप को ख्याति दिलवा दी। जिन पर बिस्मार्क निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में के उद्देश्य व योजनाएं तो पूर्व नियोजित थी, साथ ही बिस्मार्क ने यूरोप की राजनीति में उपजी विशिष्ट परिस्थितियों का लाभ उठा उन अवसरों को उचित उपयोग में लिया। काबूल के विपरीत जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के पास न तो मैजिनी था न गैरिबाल्डी, साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अन्य किसी देश की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं थी। उसे ऑस्ट्रिया व फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध लड़ना पड़ा। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में साहस, शौर्य व दृढ़ का परिचय दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। किसने? बिस्मार्क ने। तो अब इन दोनों में से अगर महान कहना है तो आप किस एकीकरण को कहेंगे? इटली के एकीकरण को या फिर जर्मनी के एकीकरण को? अगर मुझे ऐसा पूछा जाए तो मैं तो जर्मनी के एकीकरण को ही कहूँगा, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क अकेला ही था जिसने सारा कार्य किया। लेकिन इटली के एकीकरण में कौन कौन था? मैजिनी था, फ्रांसिस था, गैरिबाल्डी था, काबूर काउंट था, कितने जने लोग थे। और बिस्मार्क के पास ऐसे कोई लोग नहीं थे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान के विपरीत इटली में मैजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर, विक्टर इमैनुअल का संयुक्त योगदान रहा। पर्सा जैसे शक्तिशाली राज्य ने जिस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसके विपरीत इटली के एकीकरण के रथ का सारथी एक पिंडमांड जैसा छोटा सा राज्य था। जिस प्रकार पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई, ठीक उसी प्रकार पिंडमांड प्रांत ने जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों द्वारा तो इटली के एकीकरण को ईश्वर का आशीर्वाद कहकर भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इटली की जनता शताब्दियों से अलग अलग रहने व सोचने की आदि थी। साथ ही उनमें एकता व स्वतंत्रता की प्राप्त के प्रति उस स्तर की भावना भी नहीं थी। इटली का एकीकरण हो ही जाए। इटली का एकीकरण काबूल के राजनीतिक कौशल व कूटनीति के सारों और घूमता है। तो ये था इटली का एकीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।